हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहित बंसल। वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मोहित बंसल क्लासेस सीएमए फाइनल लॉ सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज कंडक्ट कर रहा है और 3 राउंड्स में इसके टेस्ट चल रहे हैं। पहले 2 चैप्टर्स के चल रहे हैं। सेकेंड राउंड में हाफ सिलेबस का टेस्ट लिया जाएगा। फुल राउंड में फुल सिलेबस का टेस्ट लिया जाएगा। एंड बच्चों, जैसे ही टेस्ट होता है तो टेस्ट की कॉपीज आपको चेक होकर मिल जाती हैं। और उसके अलावा बच्चों, हम लॉन्ग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिनको आप केस स्टडीज के नाम से जानते हैं, उनको कैसे लिखना होता है, क्या प्रेजेंटेशन हमें देना होता है, उसकी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो अब देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इन 2 क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चों। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया है स्टूडेंट्स कि जब भी आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन का या केस स्टडी का आंसर लिखेंगे तो स्टूडेंट वो आपको 3 पार्ट्स में आंसर लिखना है। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको एक्चुअल आंसर लिखना है। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको एक्चुअल आंसर लिखना है। सेकंड पार्ट के अंदर बच्चों, है ना, फर्स्ट पार्ट के अंदर तो आपको एक्चुअल आंसर लिखना है। सेकंड पार्ट के अंदर बच्चों आपको लिखना है प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन बताइए वो लिखनी है। एंड बच्चों, आपको जो लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, उसके अंदर लिखना होता है कंक्लूजन। क्लियर है स्टूडेंट? तो अब देखिएगा, सबसे पहले हम इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर मैं आपको आंसर लिखने का तरीका समझाऊं। क्वेश्चन बोल रहा है कि मिस्टर जेठालाल एक ऑपरेशनल क्रेडिटर है और उन्होंने एप्लीकेशन फाइल करी है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए। कहने का मतलब यह है कि कोई कंपनी है, जेठालाल जी उस कंपनी के ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं। आपको पता है ऑपरेशनल क्रेडिटर, अगर 1 करोड़ से ऊपर का कोई डिफॉल्ट होता है तो ऑपरेशनल क्रेडिटर कंपनी के खिलाफ एनसीएलटी के पास में एप्लीकेशन लगाकर बोल सकता है कि ये कंपनी सिक बन गई है क्योंकि ये मुझे मेरा प्रोडक्ट नहीं दे पा रही है, अमाउंट वापस नहीं कर पा रही है। ऑपरेशनल क्रेडिटर के केस में प्रोडक्ट नहीं दे पा रही है, तो आप इसको रिवाइव करें, आप इसको प्रॉफिटेबल कंपनी बना दें। तो इसी तरह से जेठालाल ने भी एनसीएलटी के पास में एप्लीकेशन लगाई कंपनी के लिए, लेकिन उस एप्लीकेशन के अंदर उसने इंट्रीम इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के बारे में नहीं बताया। एक्चुअली में आपने पढ़ा होगा बच्चों, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में मैंने आपको पढ़ाया है, जब भी कोई ऑपरेशनल क्रेडिटर नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास में कंपनी को रिवाइव करने के लिए एप्लीकेशन लगाता है, तो उसके पास में एक ऑप्शन होता है कि वो एनसीएलटी से ये बोले कि साहब आप इस कंपनी को तो रिवाइव कर ही दो, साथ में ये जो रिवाइव करने के लिए आपको एक प्रोफेशनल पर्सन चाहिए, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल पर्सन, मेरे पास में वो बंदा है, मैं आपको रिकमेंड कर देता हूं, आप उसी को अपॉइंट कर दो, वो कंपनी को रिवाइव कर देगा। अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर के पास में ऐसे किसी पर्सन का नाम है तो वो बता सकता है। अगर नाम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नहीं बताएगा, वो बोल देगा कि मेरे पास में ऐसा कोई नाम नहीं है, आप एनसीएलटी हो, आप खुद कोई रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ढूंढ के लाओ, कंपनी को रिवाइव कर दो। क्वेश्चन ये है कि क्या क्या ये जरूरी होता है, क्या क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्या ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए जरूरी होता है ऐसे किसी बंदे का नाम सजेस्ट करना? तो बच्चों आंसर में कैसे लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे एज पर दी, आप साथ में मेरे लिख सकते हैं बच्चों अगर आप चाहो, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ इंसॉल्वेंसी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, आप लोगों को पूरा एग्जाम के अंदर डिटेल में लिख के आना है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, फर्स्ट पॉइंट, एन ऑपरेशनल क्रेडिटर कैन मेक एप्लीकेशन टू एनसीएलटी फॉर रिवाइवल ऑफ कंपनी, है ना, या फिर इसको ऐसे लिख दो, टू एनसीएलटी टू स्टार्ट
कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। बच्चों मैं ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में फुल लिख कर आना है, पूरी फुल फॉर्म लिख के आना। इफ ऑपरेशनल क्रेडिटर wants to give or suggest any interim insolvency resolution professional, then he, she or it can do so, but it is not mandatory। लेकिन ये कंपलसरी नहीं होता है बच्चों। ये हमने एक्चुअल आंसर लिखा। अब हम अपना सेकंड पैरा लिखेंगे, मैं इसको हटा रहा हूं बच्चों। अब हम सेकंड पैरा लिखेंगे। इन द गिवन सिचुएशन, in the given situation, Jethalal is an operational creditor and made application to NCLT, but not suggested name of any interim insolvency resolution profession। ये सेकंड पैरा है बच्चे आपका। अब हम फाइनली अपना थर्ड पैरा लिखेंगे। हेंस फ्रॉम the above explanation, it is clear that name suggestion of interim insolvency resolution professional is not mandatory. Hence, Jethalal is at no fault। देखिए बच्चों, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। एक बात आपको मैंने पहले ही भी बताई हुई है, जब भी आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन या केस स्टडीज का आंसर लिखेंगे 3 पार्ट्स में लिखेंगे, वो मैंने आपको लिख के बताया। दूसरा बच्चों, आप हमेशा कोशिश करोगे कि आंसर आपका ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स के अंदर लिखा जाए। आप जितना ज्यादा पॉइंट्स के अंदर आप आंसर को लिखोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। दूसरी चीज, एक और चीज बताऊं बच्चों, मेरे से बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स की सर अगर हम डायग्राम फॉर्म में अगर बनाकर आ जाते हैं, आंसर लिखकर आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर डायग्राम फॉर्म में लिखकर आओगे ना तो बहुत बेनिफिट में रहोगे। तो बच्चों ये हमने पहले क्वेश्चन का आंसर देखा। अब हम अपना एक और क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसका आंसर मैं आपको समझा दूंगा, लिखना ये आपको है बच्चे, क्योंकि मैं बहुत सारी क्लासेस ले चुका हूं जिनके अंदर मैं बता चुका हूं कैसे आपको लिखना होता है। क्लियर? तो बच्चे आप लोग अपना आंसर लिखेंगे इस वाले का। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है एक एवरलास्टिंग लिमिटेड नाम की कंपनी है और वो एवरलास्टिंग लिमिटेड अब लिक्विडेशन में चली गई है, मतलब वो फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है और वो लिक्विडेशन में चली गई है। एक XYZ बैंक लिमिटेड है जो कि सिक्योर्ड क्रेडिटर है, जिसके पास जिसने लोन दिया हुआ है और कोई ना कोई प्रॉपर्टी इसके पास में गिरवी रखी है। जो प्रॉपर्टी इसके पास में गिरवी रखी है वो उसको यूज लेकर, मतलब यूज लेना चाहती है। क्यों? क्योंकि भाई ये कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, इसे डर लग रहा है कि यार अब मेरा पैसा डूब जाएगा, तो जो प्रॉपर्टी मेरे पास गिरवी है उसको बेचकर पैसा रियलाइज कर लूं। लेकिन जो लिक्विडेटर अपॉइंटेड है उसने मना कर दिया, बोला नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। क्वेश्चन ये है क्या लिक्विडेटर सही है? क्या उसने अगर बैंक को, सिक्योर्ड क्रेडिटर को, उसके पास जो प्रॉपर्टी गिरवी है उसको यूज करने के लिए मना कर दिया, क्या लिक्विडेटर ने सही किया? इस चीज का आंसर हमें बताना है। तो देखिए अब हम कैसे लिखेंगे बच्चों इसको। अच्छा, इसका आंसर आपको पता है कि नहीं, लिक्विडेटर ने सही नहीं किया। लिक्विडेटर ने बिल्कुल भी सही नहीं किया है स्टूडेंट्स। लिक्विडेटर ने सही क्यों नहीं किया? लिक्विडेटर ने सही इसलिए नहीं किया क्योंकि देखिए ये जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है ना बच्चों, ये अपने नाम से बताता है कि यार ये क्रेडिटर सिक्योर्ड है।
कहने का मतलब जब इसने लोन दिया था कंपनी को, तब इसी शर्त पे दिया था कि मैं आपको लोन तब ही प्रोवाइड करूंगा जब आप कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी मेरे पास में गिरवी रखोगे, मॉर्गेज रखोगे, प्लेस करोगे या चार्ज क्रिएट करोगे। अब यार एक बात बताइए, जब सिक्योर्ड क्रेडिटर आपको लोन ही इसी शर्त पर दे रहा है कि भैया मैं आपको लोन तब दूंगा जब कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखोगे और कल को आप अगर बंद होने पर आ गए, मैं उस प्रॉपर्टी को बेच के पैसा रियलाइज कर लूंगा, लिक्विडेटर को क्या प्रॉब्लम है इस बात में? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों अब इसी का आंसर लिखते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, जब भी हम केस स्टडी या इनडायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, हमेशा हम 3 पार्ट्स के अंदर इसका आंसर लिखते हैं। अभी भी मैंने आपको फर्स्ट वाला ए वाले क्वेश्चन का आंसर लिखकर समझाया कि जब भी आप केस स्टडी का आंसर लिखोगे, हमेशा 3 पार्ट के आंसर लिखोगे। पहली बात, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स के अंदर आप आंसर लिखने की कोशिश करोगे। दूसरी बात, तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। एज पर आप चाहें तो साथ में लिख भी सकते हैं बच्चों आंसर। एज पर दी प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, secured creditor is legally entitled and capable to secure pledged oblique mortgaged oblique charged property, and in case of liquidation of borrower, secured creditor can take any of the following step. First, can take possession of secured property, can take possession of secured property, or can rent out the property or lease out the property, or can sell out the property, या फिर डी पॉइंट अदर। ये आपका फर्स्ट पैरा हुआ। मैंने हमेशा बोला है केस स्टडी का आंसर हमेशा आपको 3 पैराज में लिखना है बच्चों। ये फर्स्ट पैरा है जिसके अंदर हमने एक्चुअल आंसर लिखा क्वेश्चन कि लॉ के हिसाब से ये है। और मैंने आपको बोला था जितना ज्यादा हो आप पॉइंट्स में लिखेंगे फायदे में रहोगे। ये पहला पैरा है। अब आते हैं सेकंड पैरा। इन गिवन सिचुएशन, इन गिवन सिचुएशन XYZ बैंक लिमिटेड is a secured creditor and wants to use its right over the secured property। ये हमने सेकंड पैरा बच्चों लिखा जिसमें हमने प्रेजेंट सिचुएशन बता दी केस की कि ये क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है, वो हमने एग्जैक्टली बता दिया। थर्ड पैरा पे आ जाते हैं बच्चों। अब हम कंक्लूजन, लास्ट पैरा। Hence
From the above explanation, hence from the above explanation, it is clear that XYZ बैंक ब्रैकेट में secured creditor can use the property and liquidator cannot deny or refuse it. So, a step of liquidator was not valid. लिक्विडेटर ने जो मना किया वो गलत था। बच्चों देखो, ये हमने इसका आंसर लिखा सेकंड वाले, फर्स्ट पैरा में एक्चुअल आंसर लिखा बच्चों, सेकंड वाले पैरा के अंदर सिचुएशन लिखी, थर्ड वाले पैरा के अंदर ये कंक्लूजन लिखा। अब देखिए स्टूडेंट, जब आप खुद आंसर लिखते हैं ना क्वेश्चंस का, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप गलत आंसर लिखते, आप भी एकदम सही आंसर लिखते हो बच्चों, आप भी एकदम सही आंसर लिखते हो। पर एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है कि आपके लिखने का तरीका उतना ज्यादा बेहतर नहीं होता है कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल पाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपका आंसर गलत है, बिल्कुल आपका आंसर सही है, आपके कॉन्सेप्ट भी सही है। बस बच्चों ये फर्क इतना सा आ रहा है कि अगर आप अपना प्रेजेंटेशन भी अच्छा कर लेना तो फिर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, और उसके लिए जरूरी है बच्चों आप लोग लॉन्ग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी आप क्लासेस देखते होंगे, है ना, मैं जो क्लासेस बनाता हूं उसके अंदर पहली बात तो स्टडी मटेरियल फॉलो करते हैं हम अपना सीएमए का, क्योंकि आधे से ज्यादा लैंग्वेज तो हमें वहीं से यूजफुल वहीं से मिल जाती है। उसके अलावा आप स्कैनर सॉल्व, क्लास के अंदर मैं स्कैनर भी सॉल्व करवाता हूं, बाकी की लैंग्वेज हमें स्कैनर दे देता है। उसके अलावा एमसीक्यूज, तो हुआ क्या बच्चों, हमारे पास में कंटेंट तो पूरा आ गया, लैंग्वेज हमारे पास में अवेलेबल है, बस हमें एक तरीका सीखना है कि हमें पॉइंट्स में आंसर लिखना है और अलग अलग 3 पार्ट में आंसर को डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमने आज ये अपनी लॉन्ग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की जिसमें केस स्टडी देखा। अब देखिए होने को 2 क्वेश्चन ये भी हैं, सी क्वेश्चन एंड डी क्वेश्चन, बट ये बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन, और डायरेक्ट क्वेश्चन में तो क्या होता है, आपको पहले से लर्न है, आप पढ़कर आए हैं, उसको बस डायरेक्टली यहाँ पे स्प्लिट आउट करना है, तो उसको तो पॉइंट्स में लिखते जाओ, हो जाएगा इजीली। मेन प्रॉब्लम आती है इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, मतलब केस स्टडीज के अंदर, उसकी हम लोग बराबर लॉन्ग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये शायद आपकी मेरे ख्याल से 7th या 8th वीडियो है जिसके अंदर हम लॉन्ग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, बाकी की और हम जो प्रैक्टिस करेंगे अब आगे आने वाले अपने अपकमिंग टेस्ट के अंदर करेंगे। आज की इस क्लास के अंदर अभी हम लोगों ने इन 2 इनडायरेक्ट क्वेश्चन केस स्टडीज की लॉन्ग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ली।